और भी बहुत सारी ऐसी इनकम की सोर्सेज हैं जहां पर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती। तो कौन से हैं ये सोर्सेज, ये भी आप जान लीजिए। मिसाल के तौर पर खेती से होने वाली इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर जो भी आपको राशि मिली है वो भी टैक्स फ्री होती है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंपनी इस पर टैक्स दे चुकी होती है। इसके अलावा ग्रेच्युटी से मिलने वाली पूरी तरीके से इनकम जो होती है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसकी जो रकम होती है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीस तक की होती है। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में जो भी लोग निवेश करते हैं, निवेश हो या ब्याज हो या मैच्योरिटी पे मिलने वाली पूरी तरीके से जो राशि होती है वो टैक्स फ्री होती है। साथ ही ईपीएफ में लगातार 5 साल तक निवेश करने के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो यहां पर भी टैक्स नहीं लगता। और आयकर कानून के सेक्शन 10(2) के तहत HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मिली हुई रकम या फिर विरासत में मिली हुई किसी भी तरीके की रकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। अगर बात हो गिफ्ट्स की, जिस तरीके से अभी हमने गौरी ने जाना भी, जो शादी या फिर दोस्तों से मिले हुए कुछ गिफ्ट्स होते हैं, रिश्तेदारों से मिले हुए गिफ्ट्स होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता अगर उसकी जो रकम है वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो इन तरीकों से भी अगर आपको कोई भी इनकम आई है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब शुरुआत करते हैं कुछ जनता के सवालों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं टैक्स प्लानिंग को लेकर। तो गौरी, आपसे जानेंगे एक एक करके बहुत सारे जो जनता सवाल पूछना चाहते हैं अपनी टैक्स प्लानिंग को लेकर। तो सबसे पहले हम सवाल लेते हैं आकाश का। ये सवाल दिल्ली से आया है। वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि उनका सीटीसी जो है वो 10 लाख रुपए का है, तो क्या इस सैलरी में भी जीरो टैक्स लायबिलिटी बन सकती है या नहीं? जी बिल्कुल 10 लाख की सैलरी पे जीरो टैक्स लायबिलिटी बन सकती है, लेकिन इस केस में आपको मैं कहूंगी बहुत सारा खर्चना होगा। तो आप जितना ज्यादा खर्चेंगे उतना ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे। तो अगर हम देखें आप क्या क्या अवेल कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगी 50,000, वो तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी मिलेगी। 80C आपको पूरा अवेल करना होगा। 80CCD 1B में NPS में आपको पूरा निवेश करना होगा। 80D आपको ज्यादा से ज्यादा अवेल करना होगा। इसके अलावा आपको HRA भी क्लेम करना होगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और वो आपको उठाना होगा। और अगर आपके पास इसमें कुछ अमाउंट बचता है तो मैं बोलूंगी आपका अगर हाउसिंग लोन है या एजुकेशन लोन है या ऐसा कुछ है, या आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, या किसी भी ऐसे सेक्शन में अगर आप फॉल करते हैं तो उसका बेनिफिट। तो मैं कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफी सारे सेक्शंस का बेनिफिट आपको लेना होगा, तब जाके आपकी इनकम 5 लाख के नीचे आएगी। लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपकी इन हैंड जो आपके पास खर्चने के लिए जो पैसे हैं वो काफी कम बचेंगे। अनुभव का सवाल लेते हैं। ये मेरठ से पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है सैलरी से कटता है, क्या ये 80C में ऑलरेडी आता है, और कैसे कैलकुलेट किया जाए कि कितनी बाकी बची हुई रकम है जिसे उनको अब निवेश करना होगा टैक्स बचाने के लिए? देखिए, जो आपका ईपीएफ होता है उसमें 2 कंट्रीब्यूशन होती हैं, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका 80C में आता है। आप उसको एक बार टोटल कीजिए, आपका सैलरी स्लिप में आपको जो मंथली मिलती होंगी सैलरी स्लिप्स, उसमें आपका ईपीएफ का जो अमाउंट है वो आ रहा होगा। उसको टोटल कीजिए, वो जितना बन रहा है उसके अलावा जितना बैलेंस है वो आपको फिर कहीं और निवेश करना होगा। इसकी टोटल लिमिट आपकी 1.5 लाख है। हरी का सवाल लेते हैं। नासिक से सवाल भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि उनके पास अपना एक घर है और एक और घर है जो कि उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। तो अपनी एक तरफ वो EMI चुका रहे हैं और दूसरे घर से उनके पास रेंट आता है, तो क्या टैक्स उनको दूसरे घर के ऊपर जो रेंट मिल रहा है वो भी चुकाना पड़ेगा? बिल्कुल, ये आपका जो टैक्स आपको मिल रहा है अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से, या आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनेगी। लेकिन इसमें आपको कुछ डिडक्शन मिलती है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का आपको हर महीने रेंट आ रहा है, तो इसमें आपने जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया है वो आपका माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, यानी कि अगर 1 लाख का आपको सपोज कीजिए टैक्स आ रहा है तो 30,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको सिर्फ 70,000 के ऊपर टैक्स देना होगा। और ऑब्वियसली आप इसको इंटू 12 करेंगे, या जितने भी महीने आपको रेंट आया है उतने महीने का आपको देना होगा। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये वैसे ही आपको मिलती है। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई इन्वेस्ट करना है, कुछ खर्चा करना है या कुछ है, ये आपको मिलेगी मिलेगी। तो चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। नीरज का सवाल है नोएडा से। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए शेयर मार्केट में हुए कैपिटल लॉस को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है?
तो देखिए नीरज, अगर हम 2018 से पहले बात करें तो उस टाइम पे आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता था इक्विटी से, वो आपका डेड लॉस होता था, बिकॉज उस टाइम पे हमारा गेन के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता था, तो हमारा लॉस का कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होता था। अब 2018 के बाद हमारा गेन के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, तो हमें लॉस को भी एडजस्ट करने का मौका दिया गया है। तो आपका अगर कोई शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, उसको आप किसी भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।